नमस्कार, चाणक्य इस एकेडमी पर आपका स्वागत है। उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज का 11वां टेस्ट समाप्त हो चुका है और मेरे पास इसका आंसर है। चलिए इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि भाई आखिर आप लोगों को किन किन क्वेश्चंस में जो आए हुई थी और क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें अगर तो जो पहला क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन, मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन बफर स्टॉक या एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। तो आप गौर से देखिए कि भाई अगर आप फूड मैनेज करने की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना होगा, खरीद कैसे करनी है फूड ग्रेन का उसका भी ध्यान रखना होगा, मेंटेन करना आपको बफर स्टॉक की इन्फ्लेशन वगैरह ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, अगर आप फूड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। ये आपका आंसर होगा डी। दूसरा देखते हैं, इन इंडिया टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड। इंडिया में जो टर्शियरी सेक्टर है इसका मतलब क्या है? ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, फॉरेस्ट्री एंड फिश। आप लोग गौर से देखिए, ये वाला जो है आप सभी को पता है कि ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, टर्शियरी सेक्टर में नहीं आता है, इसलिए आपका आंसर होगा दूसरा का बी। ठीक है, दूसरा का बी। तीसरा देखते हैं कि व्हाट इज ब्लैक मनी, काला धन क्या है। पता है आप लोगों को, काले धन को कॉम्बेट करने के लिए डिमोनेटाइजेशन लाया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई काला धन आखिर क्या है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। इट इज एन इलीगल करेंसी, इट इज ए फेक करेंसी, इट इज डर्टी बाय बैड मनी, इट इज एन इलीगल इनकम अपॉन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेड। तो सिंपल सा बात ये होता है कि भाई काला धन वो होता है जो कि आप टैक्स बचा के रखते हो। आपके इनकम का एक सर्टेन अमाउंट जो है वो सरकार के पास जाना चाहिए कि वह जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में उसको क्या कर सके, खर्च कर सके लोगों के भलाई के लिए। सरकार जो है उसी से चलती है, आपकी हम ही लोग तो पैसे से चलती है, टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है। तो जो पैसे आप बचा ले जाते हैं, ठीक है, वही पैसा जो है क्या होता है भाई, आपका काला धन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तीसरा का डी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का जो है वो पार्ट क्या है? तो आप सभी को पता है कि फिस्कल जहां भी आ जाए आपको दिख जाए, इसका मतलब वहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में मेनली इन्वॉल्व कब होगी? जब वो जो है आपका एक्सपेंडिचर करेगी या टैक्स लगाएगी, अरे खर्च करेगी या टैक्स वसूलेगी। यही तो दो तरीका है। तो ऑप्शंस में देखिए, आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है या इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है। तो जैसा कि मैंने बोला, या तो खर्च करेगी या टैक्स लगाएगी। आपके जेब से पैसे निकालने के लिए टैक्स लेगी, फिर खर्च करेगी इकोनॉमी में पैसे डालने के लिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि टैक्स पॉलिसी एक ऑप्शन है, तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपका बी। समझ रहे हैं? अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं भाई, क्या है पांचवा कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम जो है उसका आखिर एम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आखिर उद्देश्य क्या था? कह रहा है कि ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, providing loans to poor farmer for cultivating particular crops, providing pensions to old and destitute person, funding the voluntary organization involved in the promotion of skill development and employment generation। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मुद्रा योजना आई थी, इसके तहत जो है छोटे छोटे जो भी उद्यमी हैं उनको पैसा जो है सरकार दे रही थी कि भाई आप छोटे छोटे कल कारखाने डालिए, और इससे रोजगार भी मिल रहा था और एक तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो गौर से देखो, इस ऑप्शन में आपको आसानी से लग रहा होगा कि जो भी आपके छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको हम फॉर्मल सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में, ताकि वो पैसे लें और फिर कल कारखाने लगाएं और एक तरह से वो इकोनॉमी में योगदान दें। तो इसलिए पांचवा का आपका आंसर होगा ए। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो है थोड़ा बहुत जो आपको लग रहा है कि डी भी इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ये सिंपल बात यह है कि छोटे छोटे जो भी उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए स्कीम आया था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है। 6 नंबर क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स की बात कर रहा है यहाँ पे। देखो पहला क्या कह रहा है कि डिमांड एंड डिपॉजिट्स विद द बैंक, इसका कह रहा है टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, सेविंग डिपॉजिट्स विद द बैंक और करेंसी। ठीक है, और कह रहा है कि इनकी लिक्विडिटी को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। तो सबसे पहले लिक्विडिटी क्या होती है भाई? लिक्विडिटी सिंपल सा एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ कि आप वो पैसा अगर चाहो तो आपके पास तुरंत आ जाए खर्च करने के लिए। ठीक है,
जैसे आपके जेब में जो है जो भी पैसे रखे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं, क्योंकि आपका अभी मन हुआ आपने जेब में हाथ डाला पैसे खर्च कर दिए। लेकिन आपने कोई एफडी कर रखी है, उसको आपको खर्च करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफडी वो तोड़ना पड़ेगा, पेनल्टी एक भरनी पड़ेगी, फिर वो आपको पैसा मिलेगा और उसके बाद आप खर्च करने जाएंगे, तो वो कम लिक्विड हुआ। ज़्यादा लिक्विड क्या है, जो आपके जेब में पैसे हैं। फिर यही ऑर्डर जो है आप कॉन्सिक्वेंटली सजाते रहते हो। तो यही बोल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है उसके बाद कम, उसके बाद कम, चूंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है। इसका है तो आप देख रहे हैं कि करेंसी ऑफ कोर्स इसके बिना पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट होगा, तो बी या डी में से कुछ और होगा। अब देखते हैं कि डी दिया हुआ है और तीसरा दिया सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक, ठीक है। तो ये दोनों आपको फिर देखने हैं, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, छठवा का डी, ठीक है। आपको पता है कि सेविंग जो है उसमें आसानी से आप पैसा निकाल लीजिएगा डिमांड ड्राफ्ट के मुकाबले, ठीक है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है भाई, अगला देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव रीजन ऑफ स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है 4132, अच्छा हाँ, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कोर्स ये जो है ज़्यादा लिक्विड होते हैं इसके मुकाबले सेविंग को मॉडल, सॉरी वो थोड़ा सा मिसहैप हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, छठवा का डी, ठीक है। आप लोग पहले ये तो समझ गए ना कि लिक्विडिटी क्या होती है, फिर आप ऑर्डर सजा लो, ठीक है। अगला देखिए सातवां क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव रीजन ऑफ स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। कह रहा है कि जो इंडिया में एग्रीकल्चर का विकास काफ़ी धीमे गति से हो रहा है, स्लो रेट है उसका रीजन क्या है। सबसे पहले कह रहे हैं रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी, स्किल लेबर और माइग्रेशन फ्रॉम सिटीज टू विलेज, ठीक है। तो गौर से देखिए, ये थोड़ा सा इसका आंसर जो है आप कहिएगा कि इसमें सर एक सी भी हो सकता है, आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डी भी हो सकता है, लेकिन जो करेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन इसका है या आंसर आप कह लो वो है रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर आप कह सकते हो जिसके चलते क्या हो रहा है भाई, एग्रीकल्चर का स्लो डेवलपमेंट हो रहा है। और रूरल पॉवर्टी का मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास, खेत छोटे छोटे हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्राइमरी रीजन है जिसके चलते ये पॉवर्टी और कॉन्सिक्वेंटली एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो है स्लो है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, ठीक है, कि नेशनल इनकम जो है अपना उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका है। तो आप सभी को पता है कि सर्विसेज जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्या है सेक्टर है इंडिया में, जो कि कंट्रीब्यूट करती है ऑलमोस्ट 60% के अराउंड पैसा जो है सर्विस सेक्टर से आता है। ये नेशनल इनकम में भी पैसा जो है इसी से आएगा, ठीक है। नौवां देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो आरबीआई आपके हाथ में पैसा है, जो रुपया है वो जो छापती है वो किसके बेसिस पे छापती है, क्या उसका आधार होता है। ऐसे तो आरबीआई कितना भी रुपया छाप दे, लेकिन उसका एक बेस होता है, एक आधार होता है, जिस उतना ही वो एसेट रहेगा उतना ही वो पैसा जो है आरबीआई छाप पाएगी, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जो आपका करेंसी इशू हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहला है गोल्ड, दूसरा है फॉरेन सिक्योरिटी, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो नौवां आप गौर से देखिए, इसका आंसर क्या होगा भाई, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अगेंस्ट जो है क्या करती है आरबीआई, आपके जो मनी है वो आपकी प्रिंट करती है, ठीक है। ए बैंक इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई इज कॉल्ड एज, ठीक है। कोई भी बैंक जो है सेकंड शेड्यूल में अगर है आरबीआई के तो वो क्या कहलाती है। तो आप सभी को पता है काफ़ी आसान क्वेश्चन है, शेड्यूल बैंक। अभी शेड्यूल बैंक इनको थोड़े बहुत फायदे होते हैं जो नॉन शेड्यूल बैंक से, जनरली जो आप बैंक देखते हो सारे मैक्सिमम शेड्यूल बैंक में आते हैं। हु इज ऑथराइज टू इशू क्वाइन इन इंडिया, अच्छा सवाल है ये भाई, क्वाइन जो है आखिर इशू कौन करता है। आप सभी को पता है रुपया जो है वो प्रिंट कौन कर रहा है, आरबीआई, लेकिन क्वाइन का क्या सीन है। तो आपके पास ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक मार्केट। तो गौर से देखिए, आप सभी को पता है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इन्वॉल्व होती है भाई क्वाइन की मिंटिंग में, ठीक है। अलग अलग प्लेसेस पे आई थिंक 4 जगह जो है मिंटिंग प्लेस है हमारे पास, और वहाँ पे जो है क्वाइन जो है मिंट करते हैं। और आरबीआई जो है वो करेंसी नोट्स जो है उसके प्रिंटिंग में इन्वॉल्व होती है, ये आपको एकदम ही ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई आप जो है मार्क नहीं करेंगे। कंसिडर फॉलोइंग आइटम्स, 12वां कह रहा है कि सीरियल, ग्रेन्स, हल्ड, चिकन, एग्स कुक, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एड मटेरियल, इनमें से कौन जो है उस पर जीएसटी को जो है क्या कर लिया गया है, हटाया गया है। तो गौर से देखिए भाई कि जो 12वां है इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4, ठीक है।
1, 2 और 4 जो है वो जो है जीएसटी से हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन प्राइसेस ऑफ गुड्स जो है वो बढ़ी। ठीक है, मतलब बढ़ती हैं। वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम होता है, या एक्सचेंज रेट जो है वो इम्प्रूव होता है। आप सभी को पता है कि भाई अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ जो है जो वैल्यू ऑफ मनी है वो भी तो गिर रहा है। ठीक है, 100 रुपये में मान लीजिए आप कुछ अमाउंट जो प्रोडक्ट खरीदते थे, जब महंगाई बढ़ जाएगी तो उसी 100 रुपये में क्या होगा, वो कम अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है आपकी रुपए की जो वैल्यू कम हो गई है, आपको और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा उतना ही सामान खरीदने के लिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा 13वां का डी। ठीक है, अगला देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज द, जो सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है छोटे स्तर की लघु उद्योग जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो इसमें से कौन सी है? टेक्सटाइल है, पेपर है, हैंडलूम है या जूट है? तो गौर से देखिए आप, इसमें आप कंफ्यूज सकते हैं टेक्सटाइल और हैंडलूम में, लेकिन हैंडलूम जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत से हाउस होल्ड जो हैं वो इंगेज होते हैं, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई? हैंडलूम है। Who among the following benefits most from inflation? इन्फ्लेशन से आखिर सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? क्रेडिटर्स, डेटर्स, सेविंग अकाउंट होल्डर्स, गवर्नमेंट, पेंशनर्स। ठीक है, जो लोन देता है, जो लोन लेता है, जिसका सेविंग अकाउंट में खाता होता है, या जो गवर्नमेंट के पेंशनधारी लोग हैं। तो भाई 15वां का आपका आंसर होगा, जो कर्ज लेते हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या होता है? फायदा होता है इन्फ्लेशन के दौरान। क्योंकि मैं बता रहा था कि मान लीजिए कि आपको किसी ने 100 रुपये का कर्ज दिया, महंगाई बढ़ी तो उस रुपए की वैल्यू क्या हो गई? गिर गई। लेकिन आपको चुकाना क्या है? वही गिरी हुई रुपए की वैल्यू तो चुकाइएगा आप उसको, फिर भी 100 रुपये ही दीजिएगा, क्योंकि गिर करके मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू 90 रुपये हो गए, तो नेट में 10 रुपये का तो फायदा हो गया जिसने कर्ज लिया है। जो कर्ज दिया उसको घाटा हो गया। आप समझ रहे हैं बात? तो इन्फ्लेशन जब भी आता है उस समय जो कर्ज लेने वाले लोग हैं उनको फायदा हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भाई जो फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, उद्देश्य क्या नहीं है? फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। तो ध्यान से देखिए 16वां का आपका आंसर होगा, जो इंटर स्टेट ट्रेड है उसको रेगुलेट करना जो है फिस्कल पॉलिसी में नहीं आएगा। ठीक है, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं है। ऑन व्हाट बेसिस इज द इन्फ्लेशन रेट मेजर्ड इन इंडिया, किस बेसिस पे हम जो इन्फ्लेशन रेट को मापते हैं? तो ध्यान से देखिए 17वां का आपका आंसर है डी, क्योंकि ये तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग काम है, सब अलग अलग तरीके से जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों ही जो है आप कह सकते हैं इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को ट्रैक डाउन करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आखिर कौन सा रास्ता जो है सबसे अच्छा है? ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो देखिए गौर से क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन एफिशिएंट इरिगेशन, क्वालिटी सीड, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, कि ये तीनों आप देख ही रहे हैं कि एफिशिएंट इरिगेशन, क्वालिटी सीड, यूज ऑफ फर्टिलाइजर या इनमें से सभी। तो ध्यान से देखिए 18वां का आपका आंसर है ऑल ऑफ दिस। सभी जो हैं उपाय किए जाने चाहिए ताकि आपकी क्या हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अगला है ई कॉमर्स का मतलब आखिर क्या होता है? ई कॉमर्स देखिए क्या है भाई, पहला ऑप्शन ट्रेड इन्वॉल्विंग एक्सपोर्ट ओनली, ये तो गलत ऐसे ही लग रहा है। ट्रेड विथ यूरोपियन कंट्रीज, ये भी गलत है। ट्रेड ऑन इंटरनेट, तो भाई इंटरनेट पे फ्लिपकार्ट के बैठ करके आप जो ऑर्डर कर लेते हैं तुरंत सामान, वही तो है ई कॉमर्स। तो इसलिए आपका आंसर होगा 19वां का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्या कर रहा है कि कोर इन्फ्लेशन जो है इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो सबसे पहले देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग ओनली फ्यूल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन। इसके अलावा हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग ओनली फूड इन्फ्लेशन, या हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग बोथ फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन गौर से समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है, दिखाता है कि एक्चुअली इकोनॉमी में कितनी महंगाई है। क्योंकि आप गौर से देखिए जो फूड है और जो फ्यूल है ये तो घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, जैसे सब्जियों के दाम बढ़े या फिर चावल, गेहूं, आटा, इन सब के दाम अगर फ्लक्चुएट होते हैं वो थोड़ा टेम्परेरी होता है, वो काइंड ऑफ परमानेंट जो इन्फ्लेशन का आप कह सकते हो इंडिकेटर्स नहीं है।
वैसे ही फ्यूल है, फ्यूल भी ऊपर नीचे होते रहता है, जैसे जैसे सप्लाई और डिमांड का जो है आप कहिएगा गैप होगा या बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर आपको एक्चुअली में आइडिया लगाना है कि वाकई में महंगाई जो है एक तरह से पेनिट्रेट कर चुकी है इकोनॉमी में और वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, उसके लिए हम कोर इन्फ्लेशन को जो है कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए फूड और फ्यूल इन दोनों को निकाल देते हैं। फिर देखते हैं कि भाई कोर जो हमारा सेक्टर है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो जो हैवी इंडस्ट्री है, कोयला हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इन सभी के अगर दाम जो है बढ़ रहे हैं कॉन्सिक्वेंटली, तब सीरियस इशू है और इसलिए कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना जरूरी है। तो इस अभी मेरे एक्सप्लेनेशन से आप समझ गए होंगे कि भाई हेडलाइन इन्फ्लेशन मानी जो भी इन्फ्लेशन है उससे आप अगर माइनस कर देते हो फ्यूल और किसका, फूड का इन्फ्लेशन, तो वही कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। इसलिए 20वां का आपका आंसर होगा क्या, डी। 20वां का करेक्ट आंसर होगा आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। गौर से देखिए, ये प्रोडक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू आता है अपने यहाँ, ठीक है। चाइना से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो हम काफ़ी पीछे हैं, ऑलमोस्ट जितना चावल हम एक आप कह सकते हैं खेत के टुकड़े में उगाते हैं, ठीक उतने उसी खेत के टुकड़े में चाइना जो है ऑलमोस्ट हमसे 2 गुना 2.5 गुना जो है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करके दिखाता है। तो प्रोडक्टिविटी का इशू है, पूछ रहा है आखिर क्यों है। तो सबसे पहला कह रहा है कि प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन लैंड, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग या स्मॉल लैंड होल्डिंग। और यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि आखिर रीजन कौन है, पूछ रहा है कौन सा रीजन आखिर नहीं है कि हमारे लो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। यानी कि बाकी के जो फैक्टर्स होंगे वो लो प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होंगे। तो गौर से देखिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहीं से भी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके चलते आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो, कम हो, इसलिए करेक्ट आंसर होगा कोऑपरेटिव फार्मिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सा जो है उससे आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोलिंग द डिमांड, कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट या रैशनिंग ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई इनमें से किस मेथड से आप जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो गौर से देखिए, 22 का आपका आंसर होगा सी, कि भाई आप जो है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो जैसे ही आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो भाई कर्ज जो है वो सस्ता हो जाएगा, अब आसानी से कर्ज मिलेगा, लोगों के जेब में पैसा होगा, लोग खुल के खर्च करेंगे। तो जहां आपको महंगाई रोकनी थी उल्टे आपने और महंगाई बढ़ा दी इसके से, ठीक है। तो इसलिए जो है ये रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। और इसलिए आप जो है रेपो रेट बार बार सुनते रहते हैं न्यूज में, क्योंकि रेपो रेट जैसे घटता है वैसे ही ये जो कर्ज का रेट है वो क्या होता है, कम हो जाता है और हम मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। इसी मैकेनिज्म से मनी सप्लाई कंट्रोल करती है काइंड ऑफ आरबीआई आपकी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्या है आपके लिए टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट घटाइएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, जिसके चलते महंगाई बढ़ जाएगी, इसलिए उसका आंसर क्या था, सी। 23 नंबर देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देती है। काफ़ी आसान क्वेश्चन। तो 23वां का आपका आंसर होगा टेक्सटाइल। ऐसे तो ओवरऑल आप बात कीजिएगा सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर में ऑफकोर्स क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा रोजगार अभी भी मिल रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज इंडिकेटेड बाई कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर का अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो किस चीज में कंट्रीब्यूट करता है कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए गौर से, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑफकोर्स जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, ऑल ऑफ द। देखिए ये तो और ये तो आपको दिख रहा है कि भाई फूड ग्रेन सप्लाई कर रहा है, इसके अलावा इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है। अरे जूट अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो जूट इंडस्ट्री कैसे चलेगी, टेक्सटाइल प्रोड्यूस नहीं होगा तो टेक्सटाइल कैसे चलेगा, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी। इसलिए बी भी जो है करेक्ट आंसर है और इसलिए आंसर होगा 24वां का डी, ठीक है। 25 देखिए क्या कह रहा है भाई, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इनमें से कौन सा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्लूड नहीं होता है। लार्ज इंडस्ट्री, स्मॉल, माइक्रो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो आप सभी को पता है ये बहुत ही अच्छा सा डिमार्केशन है कि भाई कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है, गौर रखना है आपको ये बात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, आईसीआईसीआई या पंजाब नेशनल बैंक। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब आप लोग बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन क्यों डाल रहे हैं, तो भाई थोड़े बहुत आसान क्वेश्चन भी हम लोग दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेपर जो है टफ ना हो, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आए पेपर सॉल्व करने में। अगला देखिए कि द कमर्शियल बैंक विच हैज़ बीन मर्ज विद द नेशनल बैंक इज, ठीक है। इनमें से
कौन सा कमर्शियल बैंक जो है एक तरह से मर्ज हुआ अभी हाल ही में, मर्जर हुआ उसका, तो 27वां का आपका आंसर होगा न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका मर्जर हुआ है हाल ही में। अगला क्या है भाई कि व्हाट इज शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग आखिर क्या होता है? आउटसोर्सिंग ऑफ बैंकिंग वर्क बाय ए बैंक, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अदर एक्टिविटीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, डोमेस्टिक बैंक्स, फॉरेन ऑपरेशंस या फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन अदर कंट्री फॉर बैंकिंग एंड अदर एक्टिविटीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है सेक्टर है शैडो बैंकिंग, और इसके चलते बहुत लोगों का क्या हुआ है, पैसे का नुकसान हुआ है एक तरह से। शैडो बैंकिंग क्या होती है? सिंपल आप समझिए कि भाई जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या एक्टिविटी हो रही है वो कोई बीच का एक इंटरमीडियरी कर रहा है। ठीक है, वहां बैंक जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कस्टमर से, और इसलिए इसमें पैसे डूबने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। तो जब भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होगा ट्रांजेक्शन ऑफ मनी में, ठीक है, बैंक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग शैडो बैंकिंग। ठीक है, अब देखिए 29 क्या कह रहा है? द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाज अनाउंस्ड एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बाय प्राइम मिनिस्टर। किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है इसको आप कह सकते हैं कि अनाउंस किया गया? तो भाई सिंपल सा आप देख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? ये जो एलपीजी रिफॉर्म आया उसका, इसका आपका आंसर होगा नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, और उस समय जो है आपके कौन थे? मनमोहन सिंह जो है आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने जो है एलपीजी रिफॉर्म के लिए इनिशिएट करवाया, और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि भारत की तस्वीर बदल गई। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस रेस्पेक्ट टू द। ठीक है, कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी और सिंगल मोड का प्रेजेंस जो है किसके संदर्भ में अपनाता है? तो भाई फॉरेन बैंक्स के संदर्भ में अपनाता है। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से जो है कौन सी मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है? तो भाई कौन सी मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है आपकी? 31 का आंसर होगा, सॉरी सी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ कोर्स जुड़ी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इनमें से कौन सा जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है? तो आपको पता है कि भाई यूएस बहुत दिनों से जो है क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ऑफकोर्स चाइना भी है, लेकिन अभी यूएस जो है क्या है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना के साथ हमेशा याद रखिए हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, ट्रेड पार्टनर जो है यूएस सबसे बड़ा है। तो पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड विथ, जो फॉरेन ट्रेड का पेमेंट है वो किससे आखिर रिलेटेड है भाई? तो इसका आंसर होगा आपका, आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इन सब चीज़ों से डील करता है। ठीक है, जो भी हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनसे जो है कौन डील कर रहा है? आपका जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वही डील करेगा। ठीक है, तो आप जो है तेल खरीद रहे हो तो डॉलर में पैसा दे रहे हो, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका रजिस्टर होता है। कह रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बाय। एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रोड्यूस करना होता है किसके द्वारा? 34 का आपका आंसर होगा भाई शिपिंग कंपनी। जो भी आपकी शिपिंग कंपनी है उसके द्वारा जो है आपको क्या करना, सॉरी 34 का आपका आंसर होगा एन इम्पोर्टर। ठीक है, 34 का आपका आंसर होगा इम्पोर्टर, शिपिंग कंपनी नहीं, इम्पोर्टर को जो है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो आपको प्रोड्यूस करना होता है। एक टैरिफ, ठीक है, कह रहा है कि एक टैरिफ जो है वह वॉल्यूम को बढ़ाएगा, वॉल्यूम को घटाएगा, या उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ऑफकोर्स टैरिफ का मतलब सिंपल सा ये है कि आप जो एक तरह से टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप टैरिफ बढ़ा रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि सामान का दाम महंगा हो जाएगा। इसके चलते क्या होता है कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो घट सकता है। 36 क्या कर रहा है कि व्हाट इज भाई आर द कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। कि भाई इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इसका जो स्लो प्रोग्रेस है, अभी हम एग्रीकल्चर का देख रहे थे, वैसे ही एक्सपोर्ट जो है इंडिया का आखिर उसका स्लो प्रोग्रेस क्यों है? तो इसका करेक्ट आपका आंसर होगा सभी हाई प्राइस है। ठीक है, फॉरेन कंपटीशन ज़्यादा है, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, तो इसलिए जो एक्सपोर्ट्स में हम थोड़े पीछे रह जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब आखिर क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है कि स्टेपिंग ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है, एस्टैब्लिशिंग इंडिया बिजनेस अब्रोड, हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्री, या गिविंग ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। गौर से देखिए भाई इसका आंसर क्या होगा 37 का। ग्लोबलाइजेशन का इन चारों में से मतलब ये होगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप जो है मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन जो है वह जो है क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं इकोनॉमिक रिलेशन बनाने के लिए दूसरी कंट्री से। ठीक है, ये जो है असल मतलब है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि फ्री ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू ए पॉलिसी वेयर देयर इज। फ्री ट्रेड पॉलिसी के यहाँ पे मतलब क्या है, कौन किस पॉलिसी से है? जहाँ पे होता है, क्या होता है भाई फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब ये
absence ऑफ टैरिफ, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डंपिंग पॉलिसी या इनकरेजमेंट फॉर बैलेंस ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा आपका आंसर क्या है भाई 38 का, देखिए कि फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब यहाँ पे यह है कि आप जो है टैरिफ क्या कर दें, समाप्त कर दें। जैसे ही आपने टैरिफ समाप्त किया, मतलब यहाँ से अगर सामान जा रहा है यूके, तो यूके ने वहाँ पे टैरिफ कर दिया समाप्त, और उधर से इधर आ रहा है तो हमने समाप्त कर दिया, वही क्या है फ्री ट्रेड पॉलिसी। और इससे क्या होता है भाई कि आपका इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा खासा जंप होता है उसमें, ठीक है। द पॉलिसी फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन, ठीक है, कि SEZ जो है वो सबसे पहले कब आया ये पूछ रहा है आपका, तो ये आपका आंसर होगा 1000। आपको पता है कांडला जो है सबसे पहला था, फिर कांडला एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद, ठीक है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड जो है वो आखिर कब एस्टेब्लिश किया गया, UPSC ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, याद रखिए। तो भाई 40वां का आपका आंसर हो जाएगा 1996 में जो है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड को एस्टेब्लिश किया गया। एज पर रिसेंट डेटा, हाल ही में एक डेटा आया जिसमें कि ये बोला गया कि कुछ कुछ जो है स्टेट है वह क्या है कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं उनके हिसाब से संख्या के बारे में बात की गई कि कहाँ पे किस स्टेट में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट का फुटफॉल हुआ। तो यही ये पूछ रहा है कि इनमें से जो है सबसे ऊपर कौन है। ऑफकोर्स तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा और राजस्थान। तो आपको पता होगा कि 41 का आपका आंसर है तमिलनाडु। पहले यूपी था, उसने यूपी को पीछे छोड़ा है, पहले नंबर पे आ गया। द आउटकम ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज, ठीक है, अगर आप किसी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं, मतलब मान लीजिए कि डॉलर और रुपए का संदर्भ देखा जाए तो 81 अभी चल रहा है, मान लीजिए इनकेस 81-82 रुपए, तो और भी आप कम कर दो, मतलब 83-84 रुपए में अब जो है $1 आएगा। तो उस केस में क्या होगा, कह रहा है कि इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन द कंट्री, डिक्रीज इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन द कंट्री, इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज ऑफ इंपोर्ट इन द कंट्री, इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट एंड डिक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट इन द कंट्री, ठीक है। तो भाई 42 का आपका आंसर होगा सी, एक्सपोर्ट आपका ऑफकोर्स बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट आपका सस्ता हो जाएगा थोड़ा, और इंपोर्ट आपका कम हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। इंपोर्ट के लिए आपको डॉलर देना है ना जी, तो डॉलर चूंकि आप महंगा हो गया है तो कैसे डॉलर देकर के सामान खरीदेगा, उसमें समस्या हो जाएगी। लेकिन जो आपसे खरीदेगा बाहर से जो भी ट्रेडर है उसका क्या होगा, उसको सस्ता पड़ेगा थोड़ा, आप जो सामान बेचिएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट घटता है, ये याद रखो, ठीक है। विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट FDI इक्विटी फ्लो इन लास्ट 20 ईयर्स। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा जो है FDI किस में आया है। तो 43rd का आपका आंसर होगा सर्विस में, ठीक है। सर्विस सेक्टर ने सबसे ज्यादा पैसा उठाया है बाहर से, अगर पिछले 20 सालों की बात की जाए। 44 देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यू टू बी द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल क्रेडिट टिल 2022, कि इनमें से कौन सा जो है कंपोनेंट जो है इंडिया का जो एक्सटर्नल क्रेडिट है उसमें मेजर चंक रखेगा। तो भाई 44 का आपका आंसर हो जाएगा कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। आपको पता है कि जो एक्सटर्नल क्रेडिट है कैसे कैसे आ सकते हैं, एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, ठीक है जी। इसके अलावा NRI डिपॉजिट्स भी तो होते हैं, बाहर जो डायस्पोरा अपना पैसा रखता है इंडिया में, तो ये सभी कुछ कुछ हैं, शॉर्ट टर्म डेट या ट्रेड क्रेडिट, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा चंक जो है वो कमर्शियल बोरोइंग है। यूरो इज द नेशनल करेंसी ऑफ, पूछ रहा है कि यूरो जो है किसका नेशनल करेंसी है। तो आपको पता है कि जो 20 स्टेट हैं, 20 कंट्री है यूरोपियन यूनियन में, उनकी जो है नेशनल करेंसी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द रूपी, जो रूपी है वो इनमें से किन देशों की जो है करेंसी है। तो सेशेल्स इसका आंसर है। आप सभी को पता है कि मलेशिया का क्या है, आपका रिंगिट है, ठीक है। इसके अलावा भूटान का आप देखिए एनग्यूचोन करके एक है करेंसी, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मलेशिया का जो है रिफिया करके एक करेंसी है, ठीक है। तो सेशेल्स जो है वो रूपी जो है अपना क्या है करेंसी आपका रखता है, ठीक है। रूपी के रूप में इसकी करेंसी अभी भी एस्टेब्लिश है। वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट अंडर द एजिस ऑफ यूनेस्को हेल्ड, ठीक है। कह रहा है कि पहला वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट जो है यूनेस्को के अध्यादेश में किधर जो है वहां पे क्या हुआ, हेल्ड किया गया। तो भाई इसका आपका आंसर होगा 47 का कोपेनहेगन, और ये 1995 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 देखिए क्या कह रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, ठीक है, कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये आखिर कौन पब्लिश करता है। एनुअल लिख दिया है तो यानी कि हर साल में आएगा एक बार। तो आप सभी को पता है, ये थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन कि भाई जो IBRD है, वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, वही जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है।
ग्रीन इंडेक्स जो है वो आखिर कौन पब्लिश करता है, तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ये भी जो है वर्ल्ड बैंक जो है क्या करता है, ग्रीन इंडेक्स पब्लिश करता है। 50 क्या करें, प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ IMF। IMF की जो है अभी कितनी जो है क्या है कंट्रीज सदस्य हैं, तो आपको सभी को पता है कि 190 है, और ये 1945 में आपको पता होगा ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत एस्टेब्लिश किया गया था। द टर्म पेपर गोल्ड मीन्स, पेपर गोल्ड का यहाँ पे मतलब क्या है ये आपको समझाना है भाई। कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ द IMF, स्पेशल एकोमोडेशन फैसिलिटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक करेंसीज स्टिल ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड या डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो भाई 51st का आप गौर से देखोगे तो आंसर है जो भी SDR राइट्स हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स IMF के, उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, SDR राइट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई IMF का जो आप कंट्रीब्यूशन करते हो पैसा थोड़ा, तो IMF से इमरजेंसी के टाइम में आप कितना पैसा उठा सकते हो, उसका सिंपल मतलब ये होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 52, WTO जो है क्या वो पार्ट है IMF का, UNO का, अमेरिकन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, या इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि गैट के मेंबर्स ने एस्टेब्लिश किया था। तो ऑफकोर्स गैट का जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद से जो है WTO की स्थापना हुई। तो ये आपको जो है याद रखना है, आसान सा क्वेश्चन है ये। इसके अलावा देखिए 53 क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, MSP और मार्केट प्राइस, यानी कि इसकी बात कर रहा है MSP माइनस मार्केट प्राइस। पहली बात, विच पेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स अंडर WTO इज, ये जो डिफरेंस है MSP और मार्केट प्राइस का, ये जो हम पैसा देते हैं फार्मर्स को, वो किसके अंदर आएगा। तो आप जब WTO पढ़िएगा उस सिनेरियो में आपको समझाया जाएगा कि कुछ कुछ जो सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है वो ट्रेड को आखिर कैसे डिस्टॉर्ट कर सकती है, इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे समस्या ला सकती है। तो वैसे ही ढेर सारे बॉक्स बने हुए हैं। जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है जनरली रिसर्च और इनोवेशन के लिए दिया जाता है, ये समस्या नहीं खड़ी करता है। लेकिन एक एम्बर बॉक्स होता है, पढ़िएगा आप लोग। इसके अलावा एक ब्लू बॉक्स होता है, ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और ये जो MSP वाला मैं बता रहा हूँ कि MSP और मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, वो वाला पैसा जो है इसका, ये जो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी में आता है। ठीक है, और ब्लू बॉक्स सिंपल ये है कि भाई जो एम्बर बॉक्स में बता रहा था थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है समस्या, उसका थोड़ा सा जो है लिबरल आप कह सकते हो वर्जन है। ठीक है, तो आप बस ये याद रखिए, आपसे क्वेश्चन BPSC ये सब नहीं पूछेगा कि ब्लू बॉक्स क्या होता है, ये क्या होता है। आपसे सिंपल पूछेगा भाई MSP और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है वो किसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर आएगा ब्लू। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट इशूड फर्स्ट टाइम बाय, जो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट है वह जो है सबसे पहले किसके द्वारा इशू किया गया, तो 54 का आपका आंसर है UN-CTAD। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इशू। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स नेशन हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। अब ब्रिक्स नेशन आपको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, ठीक है, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इन सब में सबसे ज्यादा जो है पर कैपिटा इनकम किसका है वो पूछ रहा है आपसे। तो रशियन जो फेडरेशन है ऑफकोर्स आपको पता है उसका जो है पर कैपिटा इनकम काफी अच्छा है। ठीक है, इसके बाद से देखिए क्या कर रहा है 56 जो है कह रहा है कि ऑफ विच वन ग्रुप ऑफ नेशन इज ब्रुनेई अ मेंबर। ठीक है, ब्रुनेई आखिर किसका जो है मेंबर है, तो आप सभी को पता है कि ब्रुनेई जो है वो एशियान जो आपकी कंट्रीज है उनके ग्रुप में आता है, और ये साउथ जो ईस्ट एशियन कंट्री है उनका जो है क्या एक समूह का पार्ट है। द फ्रेज मिसिंग वुमेन वॉज क्वाइंड बाई, ये जो मिसिंग वुमेन है ये फ्रेज जो है किसने आखिर क्वाइन किया था, तो 57 का आपका आंसर है अमर्त्य सेन, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट। उन्होंने जो है इसकी तरफ पॉइंट आउट किया सबसे पहले कि भाई मिसिंग वुमेन का यहाँ मतलब ये है कि भाई अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी जो है ख़राब है इंडिया में, उन्होंने ये पॉइंट उठाया था। और जो महिलाओं का प्रेजेंस जो है वो काफ़ी कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है मेन केस था मिसिंग वुमेन का, और इसको जो है सबसे पहले अमर्त्य सेन ने आया था। ठीक है, इंटरनेशनल फोरम पे। Who is the chairperson of the competition commission of India? ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है चेयरमैन अभी कौन है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन ये, रवनीत कौर। ठीक है, रवनीत कौर को जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। क्या काम है भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि भाई इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव माहौल है उसको कैसे बैलेंस करके रखा जाए, कोई भी कार्टेलाइजेशन ना हो, कोई भी एक बड़ा प्लेयर ना आए और बाकी प्लेयर्स के लिए समस्या खड़ी कर दे एकदम से। ठीक है, तो कंपटीशन फेयर हो इसके रिगार्डिंग ये बात कर। ठीक है, कंपटीशन कमीशन। नेम द डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु ज्वाइंड ऑफिस ऑन 26 जून 2023। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा डिप्टी गवर्नर जो है उन्होंने ज्वाइन किया अभी हाल ही में,
और ये डेट भी आपको दिया हुआ है, इसे बीपीएससी डेट दे करके आपको पूछ सकता है। तो भाई इसका आंसर होगा 59 का क्या, स्वामीनाथन जानकी रमन। इन्होंने जो है ज्वाइन किया अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर के तौर पे। तो इंडियन पेटेंट्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन, ठीक है, इंडियन पेटेंट एक्ट जो आखिर कब फोर्स में आए, फोर्स में आए ये पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखिए। तो भाई 1972। पेटेंट्स क्या होता है, कोई भी नई डिस्कवरी होती है तो जो भी आपका डिस्कवरर है या कोई चीज़ इन्वेंट हो रही है वो चाहता है कि उसका वो आप कह सकते हो जो स्किल सेट है वो प्रिजर्व रहे, उसका प्रॉपर पैसा मिले, तो इसलिए वो क्या करवाता है, उसका पेटेंट करवाता है कि और कोई नकल करके उसको मार्केट में ना बेचे। सिंपल आसान शब्दों में अगर पेटेंट की बात करें तो इसलिए पेटेंट एक्ट आया जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, और इसका आंसर है 1972। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ ट्राइलेमा इन इकोनॉमी। अर्थ ट्राइलेमा के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन है यहाँ पे, तो गौर से देखिए क्या करेगा। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड needs increase energy expenditure but this raises the environmental issue, ठीक है। the triple E trilemma is synonymous to it, ठीक है जी। तो इसका सिंपल सा आपका आंसर क्या है भाई, 61 का। अर्थ ट्राइलेमा के बारे में अगर बात की जाए तो ये हमेशा बात क्या करता है कि जो एनर्जी इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसके चलते इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप जो है एनर्जी का ज़्यादा दोहन करोगे, ऊर्जा की ज़्यादा खपत करोगे, तो उसके चलते इन्वायरमेंटल इश्यूज आएंगे ही। फॉसिल फ्यूल इमिशन हो रहा है, अरे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और इसलिए जो है आपका दोनों ही स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लूटीन इन इकोनॉमी। कि भाई ग्लूटीन क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। इट इंड्स फर्दर डिस्कशन ऑन द बजट, थ्रू दिस द स्पीकर में पुट द होल बजट टू वोट। देखो ग्लूटीन क्या है, ग्लूटीन का अगर देखोगे फिल्म सीरीज वगैरह तो एक किसी भी व्यक्ति को लिटा देते हैं और उसकी गर्दन जो एकदम से काट देते हैं, उसके रेफरेंस से ग्लूटीन आता है। और बजट में ये मेनली इसलिए पॉपुलर है कि आप सभी को पता है कि अगर बजट जो है वो पास हो रहा है तो उसके पहले डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन ग्लूटीन के केस में क्या होता है कि वो डिस्कशन नहीं होता है, सीधे वोट के लिए चला जाता है मेंबर्स के पास, और इसलिए एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है पार्लियामेंट का डिस्कशन वो गायब हो जाता है, इसलिए इसको ग्लूटीन बोलते हैं। और ये पूछ रहा है फिर ग्लूटीन के संदर्भ में कि भाई क्या होता है, तो वही कह रहा है कि डिस्कशन जो है वो बंद हो जाता है, और इसके तहत हम पूरा का पूरा बजट डाल सकते हैं, किसके लिए, वोट के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है आप कह सकते हैं सही है, और इसलिए आपका क्या होगा, ये नन ऑफ द दिस क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि गौर से देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा हुआ है। समझ में आ रही है बात। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 63rd क्या कह रहा है, देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ट्रेजरी बिल्स। टी बिल्स के बारे में पूछ रहा है, फिर से इनकरेक्ट है, ध्यान से देखिएगा। दे आर जीरो कूपन बिल्स, दे आर इशूड फॉर लॉन्ग टर्म, दे आर रिडीम्ड एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी, नॉन ऑफ द एबव। तो 63rd का आप गौर से देखिए कि भाई ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा है, जबकि टी बिल्स जो है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये गलत होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन फाइनेंस, ठीक है, ग्रीन फाइनेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि इट वाज फर्स्ट मेंशन्ड इन यूएन कॉन्फ्रेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012, देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ ग्रीन फाइनेंस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो 64 का आपका आंसर होगा। दोनों ही सही है कि भाई 2012 में आया और इसका कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, दोनों ही बात सत्य है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग इन सऊदी अरबिया एंड अर्निंग अ वेज, ठीक है। ए सिटीजन ऑफ नेपाल वर्किंग इन इंडिया एंड अर्निंग अ वेज, ए नॉन रेजिडेंट इंडियन वर्किंग इन यूएसए एंड अर्निंग अ वेज। इनमें से पूछ रहा है कि जो जीडीपी है उसमें से ये तीनों ही लोग, कि भाई एक इंडिया का बंदा वो काम कर रहा है किधर, सऊदी अरब में, दूसरा नेपाली जो है काम कर रहा है इंडिया में, और तीसरा जो है कोई एनआरआई जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, यूएस में। इन तीनों में ही अगर बात की जाए तो जीडीपी में आखिर योगदान किसका होगा, किसको इंक्लूड किया जाएगा। सिंपल सा बात है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी टेरिटरी में काम करेगा इंडिया के वही इंक्लूड होगा। आप लोग ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में इसको, इसलिए इसका आंसर होगा 65 का 2 ओनली। जो नेपाली काम कर रहे हैं अपने भारत में वह जो है किसमें आएंगे, जीडीपी में का योगदान, जो भी सैलरी है वो का योगदान माना जाएगा। द टर्म गिनी कोफिशिएंट, थील इंडेक्स एंड हूवर इंडेक्स ऑफन सीन इन न्यूज इज यूज्ड फॉर। गिनी, थील और हूवर जो है ये आखिर किससे रिलेटेड है, तो भाई पता है, गिनी से ही आप समझ गए होंगे, इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, इनइक्वालिटी को ये मापता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बजट फाइनेंसिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इनमें से कौन सा, आप गौर से देखिए, ऑफ बजट फाइनेंसिंग को जो है एक्सप्लेन करता है। तो आप देखिए गौर से भाई कि 67 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑफ बजट
फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि वैसे एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर of the government which are not funded through the budget and are not taken into account when calculating fiscal indicators, कि ऐसे खर्चे, ठीक है, जो सरकार करती है जिसको कि बजट के थ्रू हम क्या करते हैं, फंड नहीं करते हैं और उसको अकाउंट नहीं करते हैं जब हम फिजिकल इंडिकेटर्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फिजिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं बताओ? फिजिकल डेफिसिट याद आ रहा है, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यही सब तो है। तो भाई ऑफ बजट फाइनेंसिंग ही वही होती है जो बजट में नहीं होती है, सिंपल सी बात है, उसको हम फिजिकल इंडिकेटर्स के लिए भी कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 68, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। भाई कोर इन्फ्लेशन कह रहा है कि ब्रॉडर टर्म है, जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है एक रेस्ट्रिक्टेड टर्म है। कोर इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा वोलेटाइल है हेडलाइन इन्फ्लेशन से, और पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट कौन है। तो याद है कोर इन्फ्लेशन में बता रहा था, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था कि भाई कोर इन्फ्लेशन जो है वो क्या करता है, फूड और किसको माइनस करता है, फ्यूल को, याद आ रहा होगा आपको, उसको हमने हटा दिया था। तो चूंकि वो रेस्ट्रिक्टेड टर्म हो गया, इसलिए 68 जो है इसमें क्या होगा भाई, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, और हेडलाइन जो है एक ब्रॉडर टर्म है। इसके अलावा कह रहा है कि कोर इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा वोलेटाइल है और हेडलाइन इन्फ्लेशन के मुकाबले। तो ये वोलेटाइल कैसे होगा, जो वोलेटाइल वाला पार्ट है हमने तो निकाल दिया, जो फ्यूल और क्या था आपका फूड था, तो इसलिए ये भी गलत होगा, इसलिए नीदर 1 and 2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बीपीएससी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। डिजिटल पेमेंट टेंड्स टू, ठीक है, डिजिटल पेमेंट आगे क्या होता है भाई, ये कह रहा है आपका। तो 69 में देखिए गौर से कि भाई ऑफकोर्स डिजिटल पेमेंट होगा, सुविधा हो जाएगी पैसा का, क्या पैसे की ट्रांजैक्शन की, आप मोबाइल बैठे जो है कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। तो ऑफकोर्स मनी मल्टीप्लायर का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, और मनी जो है आपकी क्या बढ़ेगी, मनी की सप्लाई बढ़ेगी, एक तरह से मनी जो है मल्टीप्लाई। कंसीडर द, देखो भाई अगला क्या कर रहा है 70, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टिसिपेटरी नोट। पी नोट्स के बारे में ये क्वेश्चन है। पी नोट इज ए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बाय सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट इंडियन सिक्योरिटीज। द पी नोट्स होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स इन रिलेशन टू सिक्योरिटी शेयर रेफरेंस बाय द, ठीक है। तो पी नोट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पार्टिसिपेटरी नोट सिंपल सब बात ये समझो कि कोई भी बाहर का इन्वेस्टर है, अगर वो इंडियन मार्केट में पैसा लगाना चाहता है तो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लगा सकता है बिना अपना आइडेंटिटी एक तरह से डिस्क्लोज किए हुए। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर होगा ए। ये वाला गलत होगा, ठीक है, कि वोटिंग राइट जो है वो मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टिसिपेटरी नोट जो है वो सिंपल सा एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, और जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मेनली क्या किया जाता है, ये रिलीज किया जाता है कि वो इंडियन जो मार्केट है इसमें पैसा लगा सके, ठीक है। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है, ठीक है। सेल्स ऑफ स्पेक्ट्रम, रिकवरी ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांस एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनमें से पूछ रहा है कि भाई कौन सा है, तो गौर से देखिए 71 का आपका आंसर हो जाएगा क्या 1, 2 and 4, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव मत मार दीजिएगा, 1, 2 and 4, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो है ये आपका नहीं आएगा, ठीक है जी, याद रखिए। कंसिडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, और इनमें से पूछ रहा है कि इनसे जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन किससे संभव हुआ, ठीक है। तो भाई आरआरबी हमने बनाया, डिजिटल पेमेंट किया, वय वंदना योजना जो है हम ले आए, तो सारे ही आपको दिख रहे हैं कि इससे जो है लोग क्या हुए, फाइनेंशियली इकोनॉमी का हिस्सा बने, और इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, इसलिए सारे ही आपके ऑप्शन सही थे। कंसिडर फॉलोइंग अबाउट द सेबी। सेबी के बारे में ये क्वेश्चन है डायरेक्ट। सेबी इज द रेगुलेटर फॉर सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। चेयरमैन ऑफ सेबी इज नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेबी इज आल्सो डील्स विद सर्टेन टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो सेबी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। सेबी काफी फेमस हुआ था जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, आपको याद होगा, और इसके बाद से इसको बहुत ज्यादा पावर दिए गए। तो 73 को आप गौर से देखिए कि इनमें से सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, ठीक है, ठीक है जी, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं कि भाई सेबी जो है रेगुलेटर है, ऑफ कोर्स सेबी का जो चेयरमैन है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है अपॉइंट, और सेबी जो है वो कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको भी डील करता है, ठीक है। व्हाट इज मिनिमम एग्रीगेट लिमिट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कि भाई एफपीआई के लिए जो मिनिमम लिमिट है वो आखिर कितनी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो कह रहा है कि जो 74 का आपका क्या है, 24% इज द करेक्ट, ठीक है, कि ये जो एग्रीगेट लिमिट है वो इतनी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू
अगले क्वेश्चन की तरफ देखो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इज बिग इंक्रीज स्टीपली फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो बाय 33% टू 10 lakh crore. It would be 3.3% of GDP, which will be almost 3 times to the outlay in 2019-20. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बजट से घुस करके पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनकेस बीपीएससी आपसे पूछ सकता है ये कि भाई जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आउटले है उसको 33% से बढ़ा करके 10 लाख करोड़ के अराउंड कर दिया गया, और ये 3.3% ऑफ जीडीपी है, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना है, जो कितना था 2019-20 में था। तो 75 का जो है आपका दोनों ही आंसर क्या है, सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई 76, गौर से देखो। विथ रेफरेंस टू एफडीआई इक्विटी इनफ्लो एज मेंशन इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एफडीआई के रिगार्डिंग फिर से पूछ रहा है कि ट्रेडिंग सेक्टर को जो है सबसे ज़्यादा इनफ्लो मिला, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को लोवेस्ट मिला, या 100% जो एफडीआई है वो गवर्नमेंट रूट में जो है परमिट कर दिया गया। ठीक है, न्यूज और करंट अफेयर थ्रू डिजिटल। ठीक है, तो गौर से देखिए भाई 76 का आपका आंसर जो है वो क्या होगा, 1 और 2। ठीक है, ट्रेडिंग सेक्टर को जो है पैसा मिला ठीक ठाक, टेलीकम्युनिकेशन को जो है सबसे कम मिला, और ये 100% नहीं है, ये कितना है भाई 26% जो है अभी इसको अप्रूवल मिला। ठीक है, कि भाई 26% एफडीआई जो है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है आप स्ट्रीमिंग न्यूज़ या फिर करंट अफेयर, डिजिटल मीडिया, इन सब में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म पेंटअप डिमांड। पेंटअप डिमांड के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो देखो इसमें गौर से भाई पेंटअप डिमांड क्या होता है। 77 का सॉरी आपका आंसर होगा क्या, ए, कि ये तब होता है जब इकोनॉमी जो है एकदम से डिमांड जो है क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है डिमांड में राइज, क्योंकि उसके पहले एक तरह से रिसेशन जो है छाया हुआ होता है। अभी आप गौर से समझिए, इसको मान लीजिए रिसेशन आया हुआ है, जो सेविंग है वो लोग बचा करके रखेंगे, खर्च कम करेंगे, और जब इकोनॉमी क्या करेगी, थोड़ी बहुत एक्सेलरेट करेगी, तो उस समय एकदम से डिमांड सर्ज होती है, तो वही पेंटअप डिमांड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो समझने वाली चीज़ें वो समझ लो, जो थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं हम तेजी से निकलेंगे उसमें। M3 is the most important component among all the money stock measures. What is the common name of M3? पढ़ा होगा आप लोगों ने, M1, M0, M2 NCERT में दिया हुआ है भाई। ठीक है, जो मनी का आप ब्रॉडर डिफिनेशन देखते हो उसमें, तो M3 जो है पूछ रहा है भाई क्या है, ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, तो वो क्या है, ब्रॉड मनी कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। इनमें से कैपिटल अकाउंट कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, फॉरेन लोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट रेमिटेंस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो 79 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। पता है आपको रेमिटेंस जो है किसका पार्ट होता है, बोलो। अरे करंट अकाउंट का पार्ट होता है, कैपिटल का नहीं होगा, और उनमें भी इनविजिबल का पार्ट होगा, पढ़िएगा आप लोग। इनविजिबल जो दिखता नहीं है, बाहर से लोग जाते हैं पैसा भेजते हैं, वो जो है किस में आता है, आपका इनविजिबल में आता है, और रेमिटेंस उसका पार्ट। कंट्री इज सेड टू बी डेट ट्रैप इफ। ठीक है, कोई भी कंट्री जो है डेट ट्रैप में कही जाएगी। डेट ट्रैप में कौन फंस गया था अभी कुछ दिन पहले, आपका श्रीलंका फंसा हुआ था बहुत गंदा। ठीक है, पाकिस्तान फंस सकता है अभी, ये देखा जा रहा है। कह रहा है कि डेट ट्रैप में है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 80 का आपका आंसर होगा कि भाई इसको बोरो करना पड़ रहा है पैसा कि अपना इंटरेस्ट चुका है। अगर आप इस चीज में फंस गए तो फिर आप डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, कि भाई आपको कर्ज लेकर के किसी को कर्ज देना है। ठीक है, आप अपना कुछ जनरेट नहीं कर रहे हो, तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती। इन इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है वो किसके अंदर काम करता है। ठीक है, तो काफी फैक्चुअल सा क्वेश्चन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता। कह रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट की जगह पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पहले पता है आप लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आता था, और उस पर काफी विवाद हुआ, तो इसको जो है स्टॉप कर दिया गया, इस रिपोर्ट को लाना। अब उसकी जगह पे जो है क्या आ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो गौर से देखिए, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, कैपिटल रेडी प्रोजेक्ट, डिमांड रेडी प्रोजेक्ट, ठीक है, या नॉन ऑफ दिस। तो बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जो है ये लाया जा रहा है। अगला देखते हैं 83, देखिए गौर से क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन लाता है, तो इसका आपका आंसर होगा भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF लाती है, और पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी का क्या सीन है उससे पता कर। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो किसके द्वारा
लाया गया। तो 84 आप गौर से देखिए भाई, ये रॉबर्ट ई पार्क का कॉन्सेप्ट था मार्जिनल मैन का। और बीपीएससी आपसे मार्जिनल मैन नहीं पूछेगी, आपसे यही जानना चाहिए कि मार्जिनल मैन कौन। जैसे मैंने बताया था मिसिंग वुमेन अमर्त्य सेन, ऐसे क्वेश्चंस पूछते। 2022 का जो इकोनॉमिक्स दिया गया वो किसके लिए दिया गया, तो भाई 85 का आपका आंसर है फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ब्रेंट इंडेक्स, ब्रेंट इंडेक्स आखिर किससे जुड़ा हुआ है, तो 86 का आपका आंसर होगा क्रूड ऑयल प्राइस से जुड़ा हुआ। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है आखिर किसके पार्ट है, तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा भाई, वो आपका जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है इसके पार्ट होते। ड्यूरिंग विच प्लान पीरियड वाज द नाबार्ड जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, किस मतलब पूछ रहा है प्लान पीरियड में। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, 1982 में आया, जैसा कि आप सभी को पता है संथारम कमेटी आई थी, इसके तहत जो है आया था ये। और गौर से देखिए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 82 का 6th 5 ईयर। स्मार्ट मनी जो है आखिर किसके लिए यूज किया जाता है भाई, तो 89 का आपका आंसर होगा क्रेडिट कार्ड के लिए। ऑफ कोर्स क्या किया जाता है भाई, स्मार्ट मनी का जो है हम प्रयोग करते हैं। द बायर्स मार्केट इज नोन वेयर, ठीक है। बायर्स मार्केट जो है वो जाना जाता है जहां पे पूछ रहा है आपसे सप्लाई जो है ज़्यादा हो, ठीक है, जितनी सप्लाई हो रही है उससे डिमांड जो है ज़्यादा हो, सप्लाई से डिमांड जो है सप्लाई के बराबर हो, ठीक है। तो गौर से देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आप सप्लाई जो है ज़्यादा नहीं हुआ है, डिमांड होना चाहिए, आप देख लीजिएगा आप लोग। तो 90 में आप गौर से देखिए क्या होगा भाई कि सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है जब डिमांड से, तो उसको बोलते हैं बायर्स। ठीक है जी, अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ध्यान से देखिए कि इनमें से ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर बात की जा रही है तो क्या कह रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव प्रोग्रेस। कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव प्रोग्रेस भी है। ठीक है, क्वांटिटी मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह, क्वालिटेटिव मतलब पॉवर्टी इंप्रूव हुआ कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिला कि नहीं। ठीक है, तो क्वालिटी की बात ये सब करते हैं इंडिकेटर्स। जो ग्रोथ है इसका मतलब क्वांटिटेटिव, द टर्म ग्रोथ मीन्स क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस, और डेवलपमेंट का मतलब क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। ठीक है, तो दोनों ही बातें इसमें बोल रहा है। तो 91st का आप गौर से देखिएगा भाई कि ये होगा आंसर 1 लिखिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोग्रेस हुआ, लेकिन जो ग्रोथ है इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटेटिव हुआ, और डेवलपमेंट करे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हुआ, ये आपका गड़बड़ बात। ठीक है, अगला देखिए द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। ठीक है, कि जो भी गुड्स और सर्विस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है किसी एक रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, और जो उनकी वैल्यू है प्रॉपर्टी को, उसको क्या आखिर बोलते हैं, तो ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ कंट्री इज द टोटल ऑफ इट्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डैश। जो जीडीपी है, ठीक है, वह जो है आपका ऑफ कोर्स जो अंदर सामान बन रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और क्या होता है। ठीक है, तो 93 का आपका आंसर होगा जो भी आपका कंजम्पशन होता है ऑफ कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं। गौर से देखिए, थोड़ा सा हम लोगों ने इसको टफ बनाया है कि ये क्लियर होना चाहिए। ग्रोथ, जीडीपी, नेशनल इनकम आपको काफ़ी क्लियर होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आपको बीपीएससी डायरेक्ट पूछा ही कौन सा क्या होता है, इसमें थोड़ा घुस के पूछ सकता है, इसलिए हम थोड़े से टफ क्वेश्चन लेके आप ले आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोर्ट ऑन इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। भाई कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है ये हम लोगों को देखना है। तो 94 देखिए भाई, स्टैट्स ऑफ कोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो इन्वॉल्व होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। ठीक है, कौन सी जो है आपकी एजेंसी इन्वॉल्व है भाई, तो 95 का आपका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सॉरी, मिनिस्ट्री में बोलना चाह रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये इन्वॉल्व होती है किसके लिए, जो नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स जो है हम कैलकुलेट करते हैं। विच ऑफ मेंशन्ड प्रॉपर्टीज अप्लाइड बाय द इंडियन बैंक एज ए फंडामेंटल बेंचमार्क टू कैलकुलेट द इंडियन करेंसी लोन्स एंड क्रेडिट। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है उसके तहत ये देखा जाता है कि भाई इंटरेस्ट रेट क्या होगा। सिंपल सा बात इसका ये है, जब आप लोन दे रहे हो तो भाई द रेट ऑफ MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी के तहत जो है डिसाइड होता है कि भाई बैंक जो है अपने इंटरेस्ट रेट तय कितना करेंगी। 97 देखिए क्या कर रहा है कि नॉन प्रॉफिट एस्टैब्लिशमेंट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रॉफिट एक्वायरिंग कंपनी, द प्रोसीजर वुड बी स्टेटेड एज। कि कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिटेबल एक मतलब कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो 97 क्या होता है भाई,
डीम्यूचुअलाइजेशन, ठीक है। और डीम्यूचुअलाइजेशन में क्या होता है, कोई भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या है, ऑफकोर्स नॉन प्रॉफिट है, में फिर शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट हम ला करके उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस बोलने लगते हैं, मतलब वो प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है प्रॉफिट एक्वायरिंग कंपनी है। तो यही प्रोसेस है डीम्यूचुअलाइजेशन का, जिसके तहत ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, विच अमंग द फॉलोइंग मेंशन कैन बी स्टेटेड एज प्राइमरी गोल ऑफ अटल इंक्यूबेटर्स, ठीक है। अटल इंक्यूबेटर का जो है प्राइमरी गोल जो है वो क्या होता है, ये पूछ रहा है आपसे। 98 का आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी, ठीक है। टू इंस्टिल ग्रो एंड सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अटल इंक्यूबेटर से हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनमें इनोवेशन लाया जाए, उनको इंडस्ट्री से, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि इंडस्ट्री विजिट्स वगैरह करवाया जा रहा है कि उनमें जो है ये पता चले कि भाई इकोनॉमी में आखिर क्या चल रहा है, रोजगार कैसे आसानी से मिलेगा, उनको क्या क्या स्किल एक्वायर करना चाहिए कि वो इंडस्ट्री के काबिल हो सकें, जो इंडस्ट्री की डिमांड है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। द टर्म कैपिटल इज डिफाइंड एज द फाइनेंशियल वेल्थ ऑफ, ठीक है। कैपिटल का आखिर मतलब क्या है, किसका फाइनेंशियल वेल्थ, ठीक है, ये पूछ रहा है। विच इज फर्दर यूटिलाइज इन जनरेशन ऑफ वेल्थ, wealth is stored and saved inside storage and lockers, the wealth that is kept for sake of property, the wealth that is saved and kept for future utilization, ठीक है। तो 99 का आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई उसको फिर से यूटिलाइज करो और जनरेट करो वेल्थ को, यही तो कैपिटल है, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई घर खरीदा और घर आपसे आपको रेंट मिल रहा है, तो वो कैपिटल है एक तरह से, कि आपने उसमें पैसा डाला, वो आपको फिर पैसे दे रहा है वापस। द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ऑफ, ठीक है, कि पॉवर्टी लाइन को अगर आपको डिफाइन करना है तो किन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 100वां का आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कि जो एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, गुड्स का, और ऑफकोर्स जो एक्विजिशन में कॉस्ट आएगा कि आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, उसके में जो पैसा लग रहा है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई पॉवर्टी लाइन आखिर क्या होगा। अगला देखिए भाई, 101 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमृत। अमृत का आखिर फुल फॉर्म क्यों है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, अर्बन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में आया था, और एक तरह से इसलिए आया था कि भाई एक तरह से रेजुविनेट कर सके और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। तो 101 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी बी होगा, कर दिया जाए, क्या होगा भाई, गौर से देखिए। 101 का आपका आंसर होगा अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, व्हाट वाज बॉट इन प्लेस ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन 2014, ठीक है, कि 2014 में प्लानिंग कमीशन की जगह पे किसको आखिर लाया गया था। तो नीति आयोग जो है वो आया था, सबको पता है कि भाई प्लानिंग कमीशन को हमने जो है क्या कर दिया था उस समय, एबॉलिश कर दिया एक तरह से, और नीति आयोग जो है पिक्चर में आया, और एक तरह से आप पढ़िएगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वगैरह कॉन्सेप्ट जो है इससे काफ़ी अच्छा खासा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं भाई कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन आयरन ओर प्रोडक्शन, ठीक है। तो 103 में गौर से देखिए क्या हो जाएगा, आपका चौथे स्थान पे है भाई भारत आयरन ओर के प्रोडक्शन में। अच्छा ये गौर से देखो, 101 में मुझे लग रहा है कि दोनों ही जो ऑप्शन है वो आई थिंक सेम हो गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है, बी और सी मतलब लग रहा है, तो बी भी आप कर सकते हो, कोई भी एक कर सकते हो आंसर, थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड मिस्टेक हुआ है, ठीक है जी। चलो 104 क्या कर रहा है कि विच इकोनॉमिक मॉडल वाज फॉलोड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो आखिर जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आया। हमने और भी क्वेश्चन देखा था कि भाई कौन नाबार्ड जो है किसमें आया था। तो 104 आपका कह रहा है किसमें आया, हैरल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है। 5 ईयर प्लान से एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, हैरल्ड डॉमर मॉडल से जो है पहला 5 ईयर प्लान आपका बोला जाता है, महलनोबिस दूसरा, याद आ रहा है आपको। अगला देखिए क्या कह रहा है भाई 105, विच स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन वाज सेटअप इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, कौन सी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी को सेटअप किया गया हायर एजुकेशन के लिए पहले 5 ईयर प्लान में। तो आपका आंसर होगा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। 106 क्या कह रहा है भाई कि व्हाट वेयर द रीजंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, ठीक है। 1991 में जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम ले करके आए, ठीक है, तो इसके पीछे आखिर मकसद क्या था, तो गौर से देखिए भाई इसके पीछे मकसद क्या था, सब था गल्फ वॉर, निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। अच्छा ये गल्फ वॉर के चलते क्यों ले आया, क्योंकि ऑयल प्राइसेस क्या हो रहे थे, इससे इम्पैक्ट हो रहे थे, और इसके चलते हमारा इम्पोर्ट बिल काफ़ी ज़्यादा आया था, और एक तरह से क्या हुआ था कि भाई क्राइसिस आ गया था फॉरेक्स का, और इसलिए जो है हम जो है क्या करिए इकोनॉमिक रिफॉर्म एलपीजी रिफॉर्म लेकर के
डैश इज द पॉलिसी डेट हेल्प इंटीग्रेट डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। कौन सी जो पॉलिसी है वो आखिर हेल्प करती है इंटीग्रेशन में? तो आप सभी को पता है ग्लोबलाइजेशन क्या है, हेल्प करती है इंटीग्रेशन। मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर डैश आफ्टर द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डीरेगुलेटेड इन 1991। कह रहा है कि ढेर सारा ऐसे प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्या कर दिए गए, डीरेगुलेट किए गए 1991 के बाद। तो इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है पूछ रहा है कि हुआ, ठीक है। तो 108वां का आपका आंसर हो जाएगा डी रिजर्व किए गए। पहले रिजर्व थे, फिर हमने क्या किया कि भाई डी रिजर्व करो। अब जो है क्या होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो क्या हो जाएंगे, आसानी के साथ फ्लरिश करें। अगला कह रहा है टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 द इंडियन रुपीज वाज डैश अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। ठीक है, कि अगर 1991 की बात की जाए क्राइसिस की, तो जो इंडियन रुपी है, ठीक है, उसको आप देखिएगा क्या किया गया था भाई, डिवैल्यू किया गया था। ठीक है, डिवैल्यू किया गया क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके। मैं समझा रहा था पहले, अब आपके एप्लीकेशन भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हेन वेयर द इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत, वह जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। तो 110 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, जुलाई 1991। हाई इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी लीड्स टू डैश इन सप्लाई ऑफ मनी। जो हाई इन्फ्लेशन लेवल है, इसके चलते आखिर क्या समस्या खड़ी होती है। ठीक है जी, सप्लाई ऑफ मनी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो 111 का आपका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। ठीक है जी, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा आप देखिए कि 112 क्या कह रहा है कि डैश कंपेयर्ड इन्फ्लेशन विथ रॉबर। किसने जो है इन्फ्लेशन को रॉबर से कंपेयर किया है? अच्छा सवाल है ये। तो प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील ने जो है इसकी बात की है। द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर, ठीक है, जो मेन कॉज है इन्फ्लेशन का भारत में, उसके सबसे बड़े जो एक तरह से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो क्या है भाई, सब हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है, इरेटिक एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, इन सभी का इशू जो है आता है, और इसके चलते क्या होता है भाई, इन्फ्लेशन की समस्या आती है। ए गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू डैश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। कोई भी गवर्नमेंट जो है वह किधर की क्या कर सकती है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो? तो भाई जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग है, इसमें अगर आप कट करोगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। When the national government reduces the value of domestic currency in terms of foreign currency, this phenomenon is called, ठीक है, कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो कम कर देती है, उसको क्या आखिर बोलते हैं? तो 115 का आपका आंसर होगा डिवैल्यूएशन। ठीक है, डिवैल्यूएशन इसको बोला जाता है। गौर से देखिए कि इन सभी सेक्टर से क्वेश्चन इसलिए हम लोगों ने पूछा है कि ये बाकी के सेक्शनल टेस्ट में थोड़ा बहुत क्या हुआ था, कम पूछा गया था। डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन, इससे क्वेश्चन हम और एम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन अभी काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, रुपया काफ़ी गिर रहा था, तो इसलिए डिवैल्यूएशन से हमने सारे एस्पेक्ट उठाए। आप लोग ये मत समझिए कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एक है लेकिन अलग अलग तरीके से फ्रेम करके हमने आपसे पूछा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे से फिर से क्वेश्चन है कि भाई इट इज प्रिपेयर्ड बाय बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट मैंडेटरी अंडर FRBM एक्ट 2003। ठीक है, तो 116 का आपका आंसर गौर से देखिए, ये पूछ रहा है इकोनॉमिक सर्वे की रिगार्डिंग सीधे पूछ रहा है बात, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नीदर 1 and 2। इनमें से कोई भी जो है क्या है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है ये बजट डिवीजन नहीं होता है। ये कौन सा होता है भाई, इकोनॉमिक डिवीजन होता है, आप सभी को पता है, और FRBM के तहत जो है इसका कोई भी प्रोविजन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है क्वेश्चन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। तो गौर से देखिए क्या कह रहा है कि इट इज ए स्कीम कोलेटरल फ्री क्रेडिट टू MSMEs, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, मुद्रा बोरोवर्स एंड इंडिविजुअल लोन्स फॉर बिजनेस पर्पसेस। बोरोवर्स विद एन एनुअल टर्नओवर अप टू 1000 करोड़ एलिजिबल अंडर दिस। ठीक है, तो 117 का आपका आंसर हो जाएगा भाई पहला। ठीक है, पहला जो है करेक्ट है, दूसरा जो है क्या है, गड़बड़ है, क्योंकि दूसरा में आप गौर से देखिए 250 करोड़ का लिमिट है। ठीक है जी, कि 250 करोड़ का जिसका लिमिट है वह जो है एलिजिबल, 1000 करोड़ वाला नहीं। अगला देखिए 118 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, कह रहा है कि अभी हाल ही में जो कॉर्पस है उसको 30,000 करोड़ कर दिया गया, पहले 500 करोड़ था। इट इज लुक फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स ये भी सही है। इट इज प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये तो गड़बड़ है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट होता है, पहला और दूसरा सही है, इसीलिए 118 का आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन बजट इज इनकरेक्ट, ठीक है, इंडियन बजट में कौन सी बात गलत है। तो नॉन टैक्स रिसीट ऑफ गवर्नमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू फी एंड अदर रिसीट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट फॉर यूज ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट चूंकि पूछा है। तो 119वां का आपका आंसर हो जाएगा सी, कि भाई जो भी ग्रांट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के, वो उनको किसको छोड़ के, ऑल ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट फॉर यूज ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है जी। तो इसलिए 119वां क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अगला देखिए 120 क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDF, ठीक है। UIDF का आगे फुल फॉर्म क्या है, तो 120वां का आपका आंसर हो जाएगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है जी। तो UIDF का फुल फॉर्म ये होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर के सेक्शन की तरफ। देखिए सबसे पहले एक्सपोसैट इंडिया फर्स्ट पोलरिमेट्री मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया, तो ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया भाई, तो 122वां का आपका आंसर हो जाएगा इसरो, ऑफ कोर्स आसान सा जवाब, ठीक है। तो एक्सपोसैट क्या है भाई, एक पोलरिमेट्री मिशन है जिसमें कि मेनली जो एक्सरेज हैं इनके रिगार्डिंग हम जो है थोड़ी बहुत खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बीपीएससी अगर पूछेगा भी कि एक्सपोसैट किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहिएगा कि जो भी आपका डिफरेंट डायनेमिक्स है या डिफरेंट सोर्स है एक्सरे का, उससे जुड़ा हुआ है, उसको पता लगाने के लिए एक्सपोसैट एक तरह से लॉन्च किया। सेंसस 2021 की बात की जाए, जिसको कि पोस्टपोन कर दिया कोविड-19 के द्वारा, उसमें जो है कितने रिलीजन के ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। तो 123वां का आप गौर से देखिए क्या हो जाएगा आंसर 6, ठीक है। 123वां का आपका आंसर हो जाएगा 6। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, ये छूट गया, 121 गौर से देखिए आप, एक और क्वेश्चन था यहाँ पे कि भाई नीतीश कुमार जो है, इन पे एक किताब लिखी गई है नीतीश कुमार थ्रू द आइज ऑफ इंटीमेट फ्रेंड्स, और इनके काफ़ी करीबी दोस्त ने लिखी, इसका आंसर होगा आपका उदय कांत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 124 क्या कह रहा है कि विच स्टेट इज ऑल सेट टू डेवलप द कोणार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कोणार्क सन टेम्पल वन ऑफ द फेमस जो सन टेम्पल है इंडिया का उनमें से एक है, और ये उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए जो है कॉरिडोर हम लोग एक तरह से एस्टेब्लिश वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई, एज पर रिसेंटली रिलीज्ड, एक और डेटा मेरे पास है कि ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च किया जा रहा है। एज पर रिसेंटली रिलीज NHA estimate 2019-20 फॉर इंडिया, व्हाट इज द शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है। कि भाई जेब से कितना पैसा लग रहा है हेल्थ में, उसकी बात यहाँ पे पूछ रहा है। तो 125 का आपका आंसर हो जाएगा 41.7% जो है पैसा आपके जेब से जाता, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है विच यंग राइटर फ्रॉम बिहार हैज रिसेंटली रिसीव्ड द साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार अवार्ड। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 126 का आपका आंसर हो जाएगा अक्षय आनंद। अक्षय आनंद को जो है ये साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार अवार्ड मिला। विच एशियन कंट्री रिलीज नेशनल क्लाइमेट रिसर्च एजेंडा। कौन सी एशियन कंट्री जो है ये रिलीज करती है नेशनल क्लाइमेट रिसर्च एजेंडा। तो भाई इसका आपका आंसर होगा क्या, इंडिया, ठीक है। इसने हाल ही में इंडिया ने जो है क्या किया, रिसर्च क्लाइमेट एजेंडा जो है वो रिलीज किया, और 2030 तक जो है कुछ कुछ टारगेट्स जो है यहाँ पे फिक्स किए। व्हाट इज द थीम ऑफ 75th UN पीस कीपर्स डे, ठीक है। सीधे सीधे आपसे थीम से क्वेश्चन पूछता है, आपको थीम याद करना पड़ेगा। तो इसलिए 128वां का आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, पीस बिगिंस विद मी, ठीक है जी। पीस कीपर्स डे के दिन जो थीम रखा गया दिवस के दिन वो क्या है, पीस बिगिंस विद मी। अगला देखिए, व्हाट इज हवाल्दी मीर हु इज बीइंग सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ रशियन स्पाई। हवाल्दी मीर आखिर कौन है जिसको कि रशियन स्पाई जो है उस मान करके शक किया गया, ठीक है। तो भाई ये एक वेल है और इस पे कैमरा लगा हुआ था, क्योंकि आप कह सकते हैं कहाँ पे, स्वीडिश कोस्ट पे, मतलब स्वीडन के आसपास जो ये घूम रही थी, और इसको माना गया कि भाई ये क्या है थी, एक तरह से रशियन स्पाई थी, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स अर्बन इन्वेस्टमेंट फॉर इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन, जिसको हम लोग साइटिस 2.0 बोल रहे हैं। तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री जो है क्या कर रही है, इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ये पूछ रहा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। विच कंपनी हैज बीन अपग्रेडेड टू नवरत्ना CPSE स्टेटस रिसेंटली इन मई 2023, ठीक है जी। PSU है,
आपको पता है नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, ये सब कैटेगरीज हैं PSUs की। तो इनमें से किसको जो है जस्ट अपग्रेड किया गया है, तो आप इसका आंसर हो जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है जी। और आप गौर से देखिए कि जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट जो होता है वो जनरली 1000 करोड़ जब होता है तो इसको जो है क्या बोलते हैं भाई, क्या नवरत्ना बोलते हैं। ये अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। अगला क्या कर रहा है 132, गौर से देखो, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द मीटियोसैट 12 वेदर सैटेलाइट। ठीक है, मीटियोसैट आखिर किसने लॉन्च किया, तो 132 का आपका आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है जी। और 36,000 किलोमीटर जिसको जियो स्टेशनरी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं ऑफ कोर्स, यहाँ पे जो है ये जा करके लोकेट हुआ है। और वेदर अपडेट्स, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल, किस मिनिस्ट्री ने जो है सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल को लॉन्च किया है। तो गौर से देखिए, अगर आप देख रहे हैं सिटी ब्यूटी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसमें कुछ चीज़ों की बात की गई है कि एम्यूनिटी की बात की गई है, एक्सेसिबिलिटी की बात की गई। देखिए आप लोग 4-5 फैक्टर हैं जिसके आधार पे जो है ये सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लॉन्च किया गया। विच स्टेट बाय यूटी हैज लॉन्च द लाडली बहना योजना। ठीक है, किस स्टेट ने जो है लाडली बहना योजना लॉन्च किया, भाई MP ने किया। और गौर से देखिए लाडली बहना जो योजना है इसमें आप ध्यान दें कि लाडली बहना योजना के तहत क्या किया गया भाई, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 135 क्या कह रहा है, इन विच स्टेट यूटी द त्रिशूर पूरम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि त्रिशूर पूरम जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। तो 135 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, केरला। ठीक है, और याद रखिए इसमें मेनली एलिफेंट का परेड कराया जाता है। पूछ सकता है त्रिशूर पूरम आखिर होता क्या है, तो एलिफेंट का परेड होता है। द फेक न्यूज एक्ट ऑल्सो नोन एज बिल 2630 इज ए प्रपोज लॉ इन विच कंट्री। ठीक है, फेक न्यूज एक्ट बिल 2630 ये किस कंट्री से रिलेटेड है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 136 का आंसर हो जाएगा बी, ब्राजील से रिलेटेड है। ठीक है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, डिजिटल हेल्थ कार्ड पता है आप लोगों को कि भाई डिजिटल ID अब बनाई जा रही है सभी लोगों की भारत में, वैसे ही चिल्ड्रन के लिए डिजिटल एक हेल्थ कार्ड बनाया जाए, इसके लिए जो प्रोविजन है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेकर के आई है। विच स्टेट यूटी हैज अनाउंस द मोटर व्हीकल एग्रीगेटर प्लान 2023। ठीक है, किस यूटी का है भाई, तो 138 का आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है जी, न्यू दिल्ली के ने जो है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर प्लान 2023 लॉन्च किया। विच कंट्रीज ऑल सेट टू होस्ट द माइनिंग स्टार्टअप समिट, कौन जो है माइनिंग स्टार्टअप समिट जो है होस्ट करने वाला है, तो 139 का आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, कन्वेंशन है, वो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है। इन विच कंट्री इज द सितवे पोर्ट विच वॉज इनिगोरेटेड रिसेंटली। सितवे पोर्ट आखिर कहाँ पे है भाई, तो 140 का आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। इसी से हम जोड़ना चाह रहे हैं अपने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। फिट फॉर 55 पैकेज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिट फॉर 55 पैकेज जो आखिर किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो 141 का आपका आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है। और इसके तहत आप गौर से देखिए कुछ प्रोविजन जो है लाई जाने की कोशिश की गई कि भाई 1990 को माना गया बेस ईयर, और ये बोला गया कि 2030 तक क्या करेगा, जो भी यूरोपियन यूनियन जो संस्था है वो कोशिश करेगा कि भाई एमिशंस को 55% तक क्या करें, हम कम करें। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है फिट फॉर 55। ठीक है, वेयर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेटअप द रेल वॉर रूम, कहाँ पे सेटअप किया गया भाई, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया है। लक्ष्मी जहां विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ बिहार टू रीच एवरेस्ट बेस कैंप। माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के लिए एक उसके बेस पे कैंप लगाया जाता है जिसको कि एवरेस्ट बेस कैंप बोलते हैं। तो लक्ष्मी जहाँ कहाँ की हैं जो कि पहुंची वहां पे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सहरसा जिले से आती है। आगे देखते हैं हम लोग 144 क्या कह रहा है कि विच रेस्टोरेंट ऑफ बिहार हैज गॉट द ऑनर ऑफ बिहार केसरी इन एशिया फेमस हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला। ठीक है, बिहार केसरी का सम्मान किसको दिया गया, तो 144 का आपका आंसर हो जाएगा शुभम कुमार। विच पावर प्लांट लोकेटेड इन बिहार हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द स्वर्ण शक्ति अवार्ड। स्वर्ण शक्ति अवार्ड से किसको नवाजा गया भाई, तो 145 का आपका आंसर हो जाएगा कहलगांव इलेक्ट्रिसिटी, पता है आप लोगों को भागलपुर वाले बेल्ट में आता है ये। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू ओपन
अर्थक्वेक क्लिनिक्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है जी, अर्थक्वेक क्लिनिक्स खोलने की बात कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको, इसका आपका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। विच नर्स ऑफ बिहार हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, ठीक है जी, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो नर्सिंग से जुड़ा हुआ है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसको दिया गया, तो 147 का आपका आंसर हो जाएगा नाजिया प्रवीण। Which state government is implementing the Lakshmi Bai Social Security Scheme to overcome the economic crisis of the widows of state, ठीक है, तो पूछ रहा है भाई कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस जो विडोज की हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो आर्थिक कह सकते हैं आप बदहाली से जूझ रही हैं, उनको मदद मिल सके, तो 148 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है जी, लक्ष्मी बाई जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो बिहार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन मैमजी नरेगा इन द ईयर 2022-23 इन बिहार, कौन से डिस्ट्रिक्ट ने बेस्ट किया भाई, तो 149 का आपका आंसर हो जाएगा जमुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 150 क्या कह रहा है, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग हैज बीन इशूड फॉर 112, ऑफ कोर्स 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए किया गया। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज सिक्योर्ड अ प्लेस, और किसने जो है एक स्थान उसमें अर्जित किया चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गया, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका एक्सप्लेनेशन जो है समाप्त होता है, ठीक है, टेस्ट 11 का। अब गौर से देखिए, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें आप थोड़े बहुत अभी फंस रहे होंगे, जो डेटा है उससे आप जूझ रहे होंगे, तो उससे आपको जो घबराने की जरूरत नहीं है। आप बार बार जब रिवाइज कीजिएगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, आप में वो आ जाएगा, डेटा आपको याद आने लगेगा पेपर्स में, और चूंकि ऑप्शन है आपके पास तो वो दिख जाएगा, आप उसको टैकल कर ले जाओगे। जरूरी नहीं है कि जब आप याद कर रहे हैं उस समय आपको याद आए, पहली चीज। और ऐसे ही जब आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब टैकल करते हैं उसमें आप अगर फंस रहे हैं तो प्लीज़ जा करके कॉन्सेप्ट पे भी क्या करिए, गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि इकोनॉमी थोड़े बहुत जो है इकोनॉमी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। बीपीएस में बता रहा था कि जो नेशनल इनकम वाला सेक्शन है जिसमें कि जीडीपी जीएनपी इनकी बात की जाती है, आपसे डायरेक्टली उसमें थोड़ा बहुत घुस के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हल्का फुल्का आप अपने कॉन्सेप्ट भी रोबस्ट करिए, फैक्ट चूंकि ज़्यादा पूछता है तो फैक्ट आप बार बार रिवाइज कीजिए, आसान हो जाए। तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।